जज साहब, मैं हैरान हूँ कि इस किस्म का केस अदालत में लाकर मोतबर अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये तो एक सीधा साधा सा मामला है। अगर गली में बैठे हुए 4 लोगों को भी बताया जाता तो वो भी हल कर देते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरी फाजिल वकील गली में बैठे फुटपाथियों से आपका रुतबा मिला रही है, ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आप दोनों से कह रहा हूं कि इधर उधर की मिसालें देने से बेहतर है कि असल मुद्दे पर आए और जज की जात को मिसाल बनाने से गुरेज किया जाए, समझे? बहुत बेहतर जनाब आला। मेरे फाजिल वकील की हमेशा से ये आदत रही है कि वो कोई भी दलाइल पेश करने के लिए जज्बात में बह जाते हैं। यहाँ मामला ये है कि इन 2 हजरात के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। जो इस दुकान के साबका मालिक थे कय्यूम साहब, इन्होंने अपनी दुकान अमजद साहब को किराए पे दी थी। क्या ऐसा ही हुआ था? जी। यही गलती थी इस शख्स की। इस शख्स ने एक यही गलती की कि इस बदनीयत इंसान को अपनी दुकान दे दी। ये तो पहले दिन से ही दुकान हड़प करने की नीयत किए बैठा था। आप दलाइल से पहले जिरा ना कीजिए और डायरेक्ट किसी की जात पर वार ना कीजिए, ये मेरी आपको तंबीह है। क्या नाम है आपका? दानिश वकार। नाम दानिश वकार है, लेकिन दानिश का आलम यह है कि इस केस की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। रहा वकार का तो गुफ्तगू से पता चलता है। ऐसा क्या कह दिया मैंने जज साहब? मैंने ऐसा क्या कह दिया? और ये डायरेक्ट वॉर नहीं है, ये मेरे नाम पर, मेरी जात पर, मेरी शख्सियत पर डायरेक्ट वॉर है। जज साहब आप खामोश हो जाइए, बैठ जाइए। मुझे बात मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। आप खामोश हो जाइए, बैठ जाइए। ये हमला है जज साहब। बैठ जाइए। आप बोलिए। जज साहब, 1996 में अमजद साहब ने कय्यूम साहब से ये दुकान किराए पे ली थी और सन 2001 में एग्रीमेंट हुआ कुछ रकम के लेन देन पर। और उसी ज़माने में कय्यूम साहब ने अमजद साहब से 50,000 रुपये लिए, ये कहकर कि मैं अगर ये रकम नहीं अदा कर सका तो ये दुकान आपके नाम हो जाएगी। ये एग्रीमेंट की कॉपी देखी जा सकती है। जी वकील साहब, अब आप क्या कहना चाहेंगे? एग्रीमेंट कहां से पैदा हो गया? बताया क्यों नहीं तुमने पहले मुझे? झूठ बोलते हो दादा। मैं अपनी अदालत में ये कानाफूसी की इजाजत नहीं दूंगा। माजरत जनाब, माजरत। मैं अमजद अहमद साहब से कुछ सवालात करना चाहूंगा, अगर आपको एतराज ना हो और अगर आपकी इजाजत हो। इजाजत। जी तो अमजद अहमद साहब, ये बताइए आप दोनों के जो मरासिम हैं ये कम बेश कितने अरसे पहले से हैं? तकरीबन 2001 में ये मुआहदा हुआ था। 2000। ये जो एग्रीमेंट हुआ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल वकील वही सवालात रिपीट किए जा रहे हैं जबकि पहले ये सवालात कर चुके हैं। आप सरासर अदालत का वक्त जाय कर रहे हैं। सॉरी जनाब। चलें, मान लिया कि ये एग्रीमेंट हुआ था, ये भी मान लिया कि इन दोनों के दरमियान कोई बाहमी रब्त होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो एक सेकंड। जी। अरे भाई क्या देखा जाए? बस एक दफा नजरसानी कर लीजिए कहीं एग्रीमेंट जाली। जज साहब, फाजिल वकील, इनके पास ना ही कोई एविडेंस है, ना कोई शवाहिद है और ना ही कोई होमवर्क किया है। ये अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं और बस। ये अदालत तमाम दलाइल सुनने और सबूत देखने के बाद अपना फैसला अमजद अहमद के हक में करती है और वकील दानिश वकार को तंबीह करती है कि आइंदा अपने तमाम केस कमरे अदालत में मुकम्मल रिसर्च के साथ लेकर आया करें। अदालत बर्खास्त होती है। ओ भाई, तू वकील है या मोची? तू जैसे बेवकूफ वकील की वजह से मेरी दुकान चली गई। मैं कहता हूँ मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे नहीं है मेरे पास पैसे, खर्च हो गए वो। और अजीब आदमी हो तुम, अदालत में झूठ बोलते हो, मुझसे छुपाते हो, एग्रीमेंट करके बैठे हो। भाड़ में गया तेरे एग्रीमेंट। मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी और इसी वक्त। सुना तूने? नहीं है मेरे पास पैसे, खर्च हो गए होंगे, खुद ला के दूंगा। अभी जाओ, आप जाओ। तो भाई एक बात सुन, तुझे ये वकालत का लाइसेंस किसने दिया? कुछ नहीं जानता मैं, तेरी वजह से मैं अपनी दुकान हार गया हूँ। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मिस्टर दानिश वकार, अब तक कितने केस हार चुके हैं? 18। क्यों? तेरे बाप से पैसे लिए थे मैंने, जो तुझे सब याद है। तुम कोई और काम करो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है।
देखो तो सही तेवड़ियां कितनी है माथे पर इस लड़की के। एक कप चाय बनाना अजाब हो गया। चाय बनाने की वजह से माथे पर तेवड़ियां नहीं पड़ी हैं। बेटी का भी बस माथा ही नजर आता है, कभी दिल भी देख लिया होता। दफा हो जा मेरे सामने से बेहया, तुझसे बात करना अजाब अरे है। खाला, पानी का कुछ हुआ या नहीं? अरे मुझे नहीं पता, मेरा पहले दिमाग खराब है। मुआ पानी आता है नहीं आता तो जब मैं अपनी बात करूं तभी सारी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अल्लाह खैर सन्ना, दिन भर हो गया मुझे पूछते पूछते, अभी भी कोई तसल्ली भरा जवाब ही नहीं। हद ही हो गई है खाला। तसल्ली वक्त जवाब नहीं मिलता तो बातें बना रही हो, और हमें वक्त पर कराया ना तो उससे क्या। तो फिर क्या सोचा आपने? देख तू मेरी औलाद है, मेरी मां ना बन, समझा रहा हूँ तुझे। चली जा यहाँ से। लेकिन मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे मुझे दरवाजा तो बंद कर दिया करो। जा दरवाजा बंद कर। अरे जाहिल औरत, मुंह पे छिड़क रही है। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा मुंह इतनी दूर था। है? इतना दूर था? और इस चाय का क्या करूं? इसमें तो पानी पानी है। सुबह से यहाँ पानी की किल्लत है और कपड़े हैं कि धुलते ही चले जा रहे हैं। पानी आने की दुआ कर रहे हो? पानी क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे ही करतूत हैं। पानी नल में नहीं आ रहा, करतूत मेरे हैं। मुझे तो आंख दिखाना मत। जो मालिक मकान को वक्त पर किराया दिया होता ना तो ये मसाइल पैदा ना होते। अरे परसों तो दिया उस देव को किराया, इसका पेट क्यों नहीं भरता? कैसे आदमी हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? पानी रोक के बैठे हुए हो, किराया पूरा लेते हो, सहूलत देते हुए मौत आती है तुम्हें। अबे ओ वकील, नीचे सुर में बात कर मुझसे। पानी की मोटर खराब हो गई है इसलिए नहीं चल रही। हाँ तो बनवाओ। बनवाओ, 500 खर्चा है, 250 देगा तो बनेगी, वरना बैठा रहे ऊपर। सारा दिन से पानी नहीं आ रहा और ये बाल्टियां भर भर के रखी हुई है, जखीरा अंदोजी कर रहा हूँ। वहाँ अदालत में बोटी वकील ताने दे रही है, घर आओ तो बीवी ताने दे रही है, और तुम यहाँ खून चूसने में अल्लाह लगे हो। दानिश, क्यों परेशानियों को बढ़ा रहे हो? इसके पास तो 250 रुपए नहीं है, होंगे तो देगा ना। बड़ा वकील बना फिरता है, फक्कड़ वकील कहीं का। हाँ हूँ फक्कड़ वकील हूँ, लेकिन एक बात याद रखना फारूक, मेरी कामयाबी की पहली किरण इसी आंगन से होगी। अरे खाला, कहाँ इस शख्स के साथ जिंदगी गुजार दी? अरे जैसे मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। ऊपर आ जाओ। अरे फारूक नाम ले रहा है मेरा, हरामखोर। अरे अब्बा एक तरफ हो जाओ। अरे तू तो अपनी झाड़ू बंद करना। क्या कर रहे हो दानिश? बस चाय का इंतजार करो। अरे मैं ये नहीं पूछ रही कि तुम इस वक्त क्या कर रहे हो, मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। अगर नहीं है बस की वकालत तो छोड़ दो, कोई और काम कर लो। ज़िंदगी टेंशन में आ गई है। आज शादी को पूरे 2 साल हो गए, तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हो। कहाँ पीछे जा रहा हूँ मैं? और तुम देखना, एक दिन ना सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? एक दिन तुम देखना, मालिक मकान के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो हमें निकाल बाहर फेंकेगा। फिर लेकर बैठना मुझे सड़क पर। वैसे भी छतरी तो है ना तुम्हारे पास, धूप से बचने के लिए। आज हमारी शादी की सालगिरह है, जरूरी है कि आज भी तुम मुझे जलील क्या सालगिरह? जैसे कि तुम मेरे लिए कुछ ले आए। यहाँ खाने को पूरा हो जाए तो बहुत है। न जाने क्या क्या सोचा था मैंने। तुम्हारा रोना गाना खत्म हो तो बंदा कुछ करे। क्या सोचा था? चलो चेंज करो, दिखाता हूं। चलो भाई। ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च तुम पर करूं कैसे। ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च तुम पर करूं कैसे। अगर कहीं एक दुकान होती जहाँ पे मिलते गगन के तारे,
अगर कहीं एक दुकान होती जहाँ पे मिलते गगन के तारे, मैं सारे तारे खरीद लेता, तुम्हारे आंचल में टाक देता। मगर क्या करूं मैं कि ये जानता हूँ, तारे मिलते नहीं ऐसे, तारे मिलते नहीं ऐसे। ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च तुम पर करूं कैसे। तो आप उससे मिलेंगे भी नहीं? अरे तू जरा तो लिहाज कर ले कमबख्त मारी, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ और तेरी चुटिया। लेकिन क्यों? मैं सिर्फ इतना ही तो कह रही हूँ कि उससे एक बार मिल लें। अगर कोई बुराई हो तो मना कर दीजिएगा। पता नहीं क्यों आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। क्या करेगी? बाप की इज्जत खाक में मिला देगी क्या? घर से भाग जाएगी? हरगिज नहीं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करने वाली। तो क्या करेगी? खुदकुशी करेगी? जान दे देगी अपनी? मैं क्यों अपनी जान देने लगी? जान अल्लाह की दी हुई है, वही लेगा। चल चल बस ठीक है, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। भैया मेरा हक है, मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रही हूँ। अरे कमबख्त जाती है या लगाऊं जूता तुझे मैं? खाला थोड़ी पत्ती तो देना, शाम में वापस क्यों? क्या हुआ? कहाँ गया वो तेरा शौहर ऊंची नाक वाला? पढ़ा लिखा जाहिल कहीं का। अरे फारूक भाई, वो केस हार कर आए थे, इसलिए थोड़े झुंझलाए हुए थे। आप जाने भी दीजिए ना। वो तो हमेशा हार के आता है, इसमें नई बात कौन सी है? खाला पत्ती ला दे, वापस कर दीजिए, बताए दे रही हूँ। तू भी सांस नहीं लेती अगर हम भूल जाए तो। हाँ वापस कर दूंगी। एक तो किराया रो रो के देती हैं, ऊपर से ये दे दो वो दे दो। हाँ भाई, केस वेस लड़ लेते हो क्या? जी जी जनाब, मैं बाकायदा वकील हूँ, दानिश वकार नाम है मेरा। एक मामला है फंसा हुआ। अर्ज करें जनाब। जमीन का चक्कर है, संभाल लोगे? अरे संभालने ही तो बैठे हैं, आप फरमाएं। डबलिंग है, पेपर आ गए मेरे पास, तुम सिर्फ कोर्ट से चिट दिलवा दो। पेपर आ गए? तो थे कहाँ पेपर? उसके पास है जिसकी जमीन है। किसकी जमीन? मेरे भतीजे की। तो भतीजा का है, पेपर कैसे आ गया आपके पास? अरेंज करा लिए थे मैंने, और मेरा जो भतीजा है वैसी कम अकल है, केस तो उसने हारना ही हारना। ये तो 2 नंबर ही है, सरासर 2 नंबर ही है। माजरत जनाब, मैं ऐसे केस नहीं लेता, और आपको तो केस करना ही नहीं चाहिए, आपको तो तौबा करनी चाहिए। बाय द वे, आपका भतीजा जो है, उसका बाप यानी कि आपका भाई, वो कहाँ है? मर गया। तौबा करो, यतीम का हक खा रहे हो, बहुत बड़ा गुनाह है ये। अबे तू वकील है या मौलवी है? बेटर है छाता लेकर फुटपाथ पे हट। वकील साहब, मुझे आपसे बात करनी है। बाद में बेटा, बाद में। अरे भाई हद है, मुझे इतनी जरूरी बात करनी है, इतनी परेशान हूँ मैं। क्या परेशानी है तुम्हें? यकीनन तुम्हारे बाप ने दी होगी परेशानी, वो है ही ऐसा, लेकिन अब जैसा भी है बाप है तुम्हारा। हाँ, अब्बा ने ही परेशानी दी है। वकील साहब, ऐसा होता है क्या? किसी को बिना देखे रिजेक्ट कर दिया। भाई कम से कम मिल ले, मैं कौन सा कह रही हूँ कि उसी से शादी करवा दे। कहाँ है अब्बा? कहाँ है? काम से बाहर। आओ बैठो, पूरी कहानी बताओ। वो क्या मनोवन बताओ। एक लड़का है, मेरे साथ पढ़ता है, अच्छी फैमिली से है, और अब तो जॉब भी अच्छी कर रहा है, शरीफ है, अपना घर है, मुझसे शादी करना चाहता है। अब्बा से मैंने बात की तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया। बिना मिले रिजेक्ट कर दिया? हाँ। ये तो तुम्हारा कानूनी हक है और शरई भी, और फिर तुम तो इतनी समझदार लड़की हो। तो आप समझाएं ना ये बात अब्बा को। नहीं समझेगा वो, किसी की नहीं समझेगा, मेरी तो हर किसी समझेगा। लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी है। नहीं नहीं नहीं, मैं घर से नहीं भागूंगी। शट अप। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम घर से भाग जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जंग अदालत में लड़ेगी। वकील साहब,
मैं अपने अब्बा के खिलाफ अदालत जाऊंगी। अरे तुम अपने बाप के खिलाफ नहीं जा रही हो अदालत, तुम एक माइंडसेट के खिलाफ जा रही हो। इस माशरे में बेटी की बात को रद्द कर देते हैं। अब तुम अदालत आओगी तो बेटी के बाप सोचेंगे, हाँ अगर बेटी कोई बात कह रही है तो कम से कम सुन तो लिया जाए, देख तो लिया जाए, ताकि परखा जाए। सोचो जरा। बस फिर क्या था, अदालती हुक्म फारूक साहब के पास आ गया और यहीं से अपने दानिश वकार की जिंदगी का रुख भी बदल गया। जैसे उसे तो कोई नई जहत मिल गई, गोया मछली तालाब में आ गई थी। जज साहब, आज माशरे का गुजरता हुआ सया तरीन दिन है। एक बेटी अपने बाप को कठेरे में ले आई, जो मासूम और मजलूम इंसान दुनिया के सामने सर झुकाए खड़ा है। क्या कहा था फारूक ने अपनी बेटी सारा से? सिर्फ यही ना कि मैं तुम्हारा अच्छा भला तुमसे बेहतर अच्छा सोच सकता हूँ, लेकिन आज इस बेटी ने इस कौम की तमाम बेटियों का सर झुका दिया, अपने बाप को यहाँ ले आई। क्या आप यह जमाने को मुंह दिखा सकेगा? That's all, Your Honor. हाँ भी वकील साहब, आप भी कुछ कहेंगे? कुछ नुक्ता बयान कीजिए। जनाब आला, ये नुक्ता नहीं है, ये सतर है। और यकीन कीजिए ये अफसाना नहीं है, बाकायदा एक नावल है। मेरी फाजिल वकील जो हमेशा से मुझे ये ताना देती आई हैं कि मैं जज्बात की रौ में बह जाता हूँ, आज खुद जज्बात की नाव में बैठी दरिया ही पार कर गई। कहती हैं कि एक बेटी ऐसी जगह ले आई। जनाब आला, ये कैसी जगह है मुझे समझ नहीं आता। हर बार फाजिल वकील को साहब ये अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। वकील साहबा, हम आपको भी सुनेंगे, इनको दलाइल मुकम्मल करने दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं कह रहा था कि अभी क्या कह रहे थे? मैं अच्छा भला कह रहा था, और मैं जब बात करता हूँ बीच में इंटरप्ट करती हैं, मुझे टोक देती हैं, बात कहीं से कहीं चली जाती है। मैं एक ऐसा जुमला कहने लगा था जो तारीखी जुमला था, अगर मैं अदा कर देता तो यकीन जानिए वो इस मुल्क के निसाब में शामिल कर दिया जाता। वो और दिन के लिए रख लीजिए, अभी देर हो रही है, दलाइल दीजिए। याद है। मेरी फाजिल वकील कहती हैं कि आज एक बेटी अदालत में अपने बाप को ले आई। नहीं, एक बेटी अदालत में अपने बाप को नहीं लाई, एक लड़की इस मुआशरे के माइंड सेट को लेके आ गई है आपके सामने और लाके खड़ा कर दिया है। अब फैसला आपने करना है। इस दुखियारी का कसूर क्या है? क्या किया इसने? सिर्फ इतना कह दिया कि एक लड़के को पसंद करती हूं, उससे मिल लीजिए, बाकी फिर जो फैसला कर लीजिएगा। लेकिन नहीं, अना, इतनी अना, बगैर मिले रिजेक्ट कर दिया। मैं लड़की का वली। हाँ, तो लड़की के वली हो तो हक खा जाओगे लोगों का, पानी बंद कर सकते हो, लोगों का हक नहीं छीन सकते हो। बेटी को खुद फैसला करने की क्या जरूरत है? वो तो सिर्फ ये कह रही है कि एक लड़के को पसंद करती हूँ, उससे मिल लो, बाद में जो चाहे कर लेना। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। वकील साहबा, मैं आपको कह चुका हूँ कि हम आपको सुनेंगे। थैंक यू। सॉरी सर। बोलिए। मोहतरमा कहती हैं कि बेटी ने बाप को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। अभी यही लड़की घर से भाग जाती तो 100 बातें बनाते। अदालत आ गई तो बुरा लग रहा है। और फिर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग जो गैरत के नाम पे बेटियों को कत्ल करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। आपको कुछ और कहना है? दैट्स ऑल। तमाम शवाहिद और दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सारा ने जो रास्ता इख्तियार किया वो कानूनन और शरन उसका हक है। सारा ने अपनी मर्जी अपने वालिद को बताई। अब वालिद को चाहिए कि वो लड़के से मिले, सुने, जाने, परखे और अगर मुनासिब लगे तो बात आगे बढ़ाए। अदालत का वक्त खत्म होता है। एक नुक्ता और है जनाब अल्लाह। फैसले के बाद कौन सा नुक्ता रह गया? जाती नुक्ता जनाब। ये जो शख्स है जो इस वक्त कटहरे में खड़ा, ये मेरा मालिक मकान है। मुझे डर है ये मारपीट करेगा मेरे साथ, बिला वजह घर से निकाल देगा और जबरन निकालेगा, क्योंकि मेरा जो इसके साथ एग्रीमेंट है वो है अगले साल फरवरी तक का। इस पर नजरसानी कीजिएगा प्लीज। एक्सक्यूज मी। बूम। नहीं चाहिए ये चाय भाई। इज्जत का फालूदा निकालकर अब चाय लेके आ रही है। कम बखत टीवी पर चल गया, इससे तो अच्छा था खुदकुशी कर लेती।
देखा है नहीं मैंने क्या कहा था कि मेरी कामयाबी की पहली किरण इसी आंगन में फूटेगी। वीर की औलाद जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। थाली तुम्हारी किसी थाली को कभी देखा नहीं है, मैंने हाथ नहीं लगाया। वक्त हमें अदालत में खींचता है, हमारी बेटी को तूने वर्गलाया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ऐसे कैसे जिंदा नहीं छोड़ोगे तुम? मैं थाने में पेशगी दिला के रखे आया हूँ कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मुबैयन तौर पर तुम फारूक और इसकी बेगम रजिया ये दोनों कसूरवार हैं, यही मारेंगे मुझे। अल्लाह अल्लाह। तुम चलो ऊपर चलो। देखो तो सही, हमारे घर में रह रहे और हमारे ऊपर जीदा दलेरी दिखा रहे। ये किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे? अपनी नौइयत के इस अजीबोगरीब केस ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी। इस चीज का फायदा दानिश वकार को हुआ और उसके पास कुछ ऐसे केसेस आने लगे जो पहले कभी अदालतों में नहीं आए थे। अब अदालत थी, केसेस थे और दानिश वकार था। देखिए जनाब, ऐसा नहीं होता। बिल उतने यूनिट्स का ही आता है जितने यूनिट्स कंज्यूमर यूज़ करता है, और अगर इनका बिल ज़्यादा आया है तो उन्होंने बिजली भी यूज़ की होगी। अरे ऐसे कैसे यूज़ कर ली बिजली मैंने? ऐसा क्या चला लिया? जज साहब मेरे घर में तो एसी तक नहीं है, 3 पंखे, चंद बल्ब, 1 फ्रिज, टीवी और बिल इतना ज्यादा। जुल्म है जज साहब, ये जुल्म है। जब कहा जाए उस वक्त बोला जाए। बैठ जाइए आप। जज साहब, आज इस केस को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस नौइयत का केस इस मुल्क में जमहूरियत की जीत है कि एक आम आदमी इस मुल्क की इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ अदालत में आ गया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस मुल्क की कंपनी को अदालत के कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया तो गलत नहीं होगा। लेकिन जज साहब, यहाँ पर आम आदमी को भी कुछ चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका बिल ज़्यादा आया है तो यकीनन असेस्ड होगा, यानी कि एडजस्टमेंट। मेरे ख्याल में जज साहब कि ये कंज्यूमर और कंपनी का मामला है और वो दोनों ही इसे आपस में बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं। थैंक यू। जी वकील साहब, आप कुछ फरमाएंगे? अरे कहाँ जज साहब, आम आदमी क्या फरमाएगा? आम आदमी के पास फरमाने का तो हक ही नहीं है। ये जुमला हुकूक तो कंपनीज के पास महफूज हैं। एक 80 गज में रहने वाले इंसान का बिल जब 80,000 रुपये आ जाता है तो वो दौड़ा जाता है कंपनी के पास। कंपनी कहती है ठीक है, आपको एक फेवर देते हैं, इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, बिल तो जमा करना होगा। और वो चिढ़ जाता है, वो कहता है क्यों करूं इंस्टॉलमेंट? मैं करूंगा भी नहीं, और मैं क्यों करवाऊं? मेरे पास क्या कानून का खजाना रखा हुआ है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बीच में नहीं बोलेंगे आप, ये आखिरी बार तंबीह कर रहा हूं। जी वकील साहब, ये असिस्ट होता क्या है? ये कंज्यूमर कैसे समझेगा? मैंने जहां तक असिस्ट को समझा तो समझ पाया कि मीटर में कोई भी नुक्स हो जाए तो कंपनी बगैर किसी छानबीन के, बगैर कोई वजह बताए ना इंक्वायरी करेगी और आपको ये बता देगी कि जी ये असिस्ट बिलिंग है, एडजस्टमेंट है। फिर दूसरी कहानियां और हैं। 8-8 घंटे लाइट नहीं, कंप्लेन करो तो कहा जाता है आपके इलाके में बिजली चोरी होती है। मेंटेनेंस के नाम पे हर 15 दिन में 1 दिन वक्फ कर दिया जाता है जब 12 घंटे बिजली नहीं होती, हर रोज फीडर ट्रिप। अब मुझे ये बताइए, ये सारे काम भी क्या कंज्यूमर के समझने के हैं या कंपनी समझाएगी? आखिर ट्रांसपेरेंसी कौन लाएगा, कंज्यूमर या फिर कंपनी? तो आप क्या समझते हैं कि बिजली चोरी नहीं होती? नहीं होती होगी, बिजली जरूर चोरी होती होगी, लेकिन अगर 100 लोगों में से 10 लोग बिजली चोरी करते हैं तो 90 उसका खुमियाजा क्यों भुगतेंगे? अदालत का बात खत्म हो रहा है। अब केस की सुनवाई अगली 20 अगस्त को होगी। मैंने पहले ही कहा था, अदालत में आने से कुछ नहीं होगा। ये बिल तो मेरे गले पड़ा ही पड़ा है, मगर देख लेना, मैं भी पे नहीं करूंगा। मिट्टी का तेल छिड़क के खुद को आग लगा लूंगा, देखते रहना। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? आवाम हो तुम, बस रोते रहना या धमकी देना कि खुद को आग लगा लूंगा तेल छिड़क के। समंदर में पहला पत्थर फेंका है तुमने, लेकिन नहीं, तुम आवाम हो, तुम रो, खुद को आग लगा लो। तेल चाहिए? आओ दिलाऊंगा मैं तेल। क्या करूं मैं? सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो। 2-3 मुकदमे और जीजा, फिर तो इस पागल खाने से निजात मिलेगी। इतना जैसा मकान मिलेगा तो करूंगा ना, इतना कम किराए में मकान कहाँ मिलेगा? कर तो रहा हूँ मैं। ढूंढोगे तो मिलेगा ना, बातें करने से कुछ भी नहीं होता है। बातें नहीं कर रहा हूँ, केस लड़ रहा हूँ मैं। केस लड़ रहा हूँ मैं? अरे रुक तो जाओ, तुम तो भागे चले जा रहे हो। यार क्लाइंट से मीटिंग तय है और तुम 1 घंटे से पता नहीं क्या पढ़े जा रही हो। और ये क्या है? कुछ नहीं, तुम्हें महफूज रखेगा, जाओ। आज से पहले तो कभी ये प्रोटेक्शन फूक आई नहीं, अब कहाँ से आ गई? 1 मिनट पकड़ो, फोन आ रहा है मेरा। पहले भला क्या होना था तुम्हें? फरागत में भला कैसा खतरा? हेलो। अबे क्यों बे वकील, ज्यादा दिमाग खराब हो गया क्या? हेलो, ये बात तुम मानो या ना मानो, ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। क्या आज एक दिन देख रहा हूँ मैं। मुझे बात समझ में नहीं आ रही लगता है। तुझे कहा भी था आके मिल ले, कुछ कानूनी मसलों पे बात करनी है। अरे क्या बोल रहे हो यार? अबे खुद से आ जा। अरे चुप कर जाओ। हाँ, तेरा गला दबा दूं। अच्छा बच्चू, अब तू देख। हेलो, नहीं आपको नहीं कह रहा जनाब, आपको नहीं कह रहा, नहीं आपको नहीं कह। हेलो, चलो ए मियां, चलो निकलो। अरे तुम लोगों की चिकम चिल्ली खत्म नहीं होती, कोई काम खा क्या रहेगा यहाँ पे? सामान दो मेरा, पागल बना के रखा हुआ है।
बाप का ये तुम्हारे हमारे घर में खड़े हो क्या हमें बातें सुना रहे? फरवरी आने तो दो, देखो फिर कैसे धक्के दे के निकालता हूँ तुम लोगों को बाहर। छोड़े भाई, कराची में क्या कमी है वकीलों की? यही चाहिए, मतलब यही चाहिए। मेरे बंदे अंदर पड़े 13D के केस में। इस साले वकील का नसीब चल लिया है, इसी को ला। फिक्र नहीं करें भाई, इस वकील की तो टांगे तोड़ के लाऊंगा। इसकी टांगे तोड़ के लाएगा तो इसकी जगह के अपने बाप को खड़ा करेगा अदालत में। प्यार से समझा के बुझा के इसी को लेके जा, शाबाश। अरे वकील साहब छोड़े इस खटारे को, आए भाई ने गाड़ी भिजवाई है। आ जाएं, आप ही को लेने आया हूँ। भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, मना नहीं करिएगा। अरे वकील साहब, नाजरीन ये देखिए इस मुल्क का हाल, जहाँ एक वकील को सरेरा भगाया जा रहा है। यकीनन ये कोई मामला, यकीनन ये मुझे मामला लग रहा है, खतरनाक मामला लग रहा है। ये वकील मारूफ दानिश वक्कार है, उन्होंने नए नए मुकदमा अदालत में लाके लोगों को शऊर देने की कोशिश की। नाज़रीन बिल्कुल सही समझे आप, यही वकील है जिन्होंने एक बेटी को अपने बाप से हक दिलवाया। ये वही वकील है जिन्होंने एक किराएदार को मालिक मकान से हक दिलवाया। ये वही वकील है जिन्होंने अब्बा मैं उससे शादी नहीं करूँगी। आप नहीं चाहते ना, तो ना सही। क्या अब तू बाप के साथ नया गेम खेल रही है? मैं आपके साथ अब गेम खेलूंगी अब्बा। अब इतना गलत तो मत समझे मुझे। क्या ना समझू, कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा तूने। किसको मुंह दिखाना है अब्बा? रिश्तेदारों को या फिर मोहल्लेदारों को? उनको तो किसी हाल में चैन नहीं है। जो रास्ता मैंने इख्तियार किया है सिर्फ इसलिए कि इतनी सी बात समझ में आ जाए, इज्जत के साथ भी हक मांगा जा सकता है। उसके लिए भागने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। बड़ा एहसान किया तूने, घर से ना भागी। अरे रुसवाई तो वैसे भी और ऐसे भी। नहीं चाहिए मुझे ये ज़बरदस्ती का हक, कसम से अब्बा नहीं चाहिए। तुम्हें बात समझ में आ जाती तो मुझसे दिल से मिल लेते, वो एक और बात थी, लेकिन ऐसे नहीं। जहाँ कराना चाहते हो करा दो मेरी शादी। क्या हुआ वकील साहब, खैरियत तो है? अरे मार पड़ रही होगी, वैसे भी शैतान को तो कंकरियां पड़ती हैं, इसे भी पड़ी होंगी। हेलो वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। कौन? मैं एक दर्द का मारा बाप बोल रहा हूँ वकील साहब। बड़ी आस और उम्मीद के साथ आपको फ़ोन किया है, आप मेरी मदद करें वकील साहब। एक काम कर, कल बुला ले इसको। नहीं अब्बा, छोड़ दो उसे। मैंने कह दिया बुलवा ले तो बुलवा ले। पहले मैं उससे मिलूंगा, फिर फैसला करूंगा। मैं भी तो यही बात कह रही थी। बहुत बहस करने की आदत है तुझे। और एक बात याद रख, अगर तूने बदतमीजी की तो मैं भी तुझे अदालत बुलवा सकता हूँ। जी नाजरीन, होशियार टीवी ने अपनी रिवायत बरकरार रखी है। मेरी बनाई फुटेज ने काम कर दिखाया है। ये जी हाँ, ये वही बदनाम ज़माना शाहिद जलावा है जो मशहूर और मारूफ वकील दानिश वक्कार को प्रेशर में दे रखा था ताकि उसको गुंडों को छुड़ा उसका केस लड़े। लेकिन मेरी बनाई हुई फुटेज की मदद से पुलिस ने उसको शनाख्त कर लिया है। कैमरामैन जाहिद अली के साथ हाफिज मोहम्मद जवाद, करीमुद्दीन अहमद फारूकी। जैसा आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का शौक़ बहुत महंगा पड़ रहा है। पेट काट कर फीस दो, फिर येलो डे, फिर रेड डे, फिर ब्लू डे, ये डे वो डे, बस दे दे दे। कहाँ से लाऊं मैं? और अब तो ये स्कूल मैनेजमेंट ने सिक्योरिटी के लिए कहा कि पैसे दो। अब बताइए कहाँ से दें हम? तो जज साहब, ये तो दो बातें हो गई। एक तो आप अपने बच्चों को आला तालीम भी दिलवाना चाहते हैं, वो भी सरकारी स्कूल के नर्ख पे, तो ये तो नामुमकिन है। और दूसरी बात ये जज साहब कि अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आजकल बहुत पीछे रह गए हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स ने हमें बहुत अच्छे और बेहतरीन दिमाग प्रोवाइड किए हैं। और वैसे भी जज साहब, इकबाल साहब ने अपनी चॉइस से अपने बच्चों को मेरे क्लाइंट के स्कूल में एडमिशन करवाया था।
जब चॉइस इकबाल साहब की अपनी है तो फिर तो ये केस बनता ही नहीं है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। जनाब आला, मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कहीं बहुत पीछे रह गए हैं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत आगे निकल गए। माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे मिस सना परवीन से कुछ सवालात करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। इजाज़त है जी। तो मोहतरमा सना परवीन साहिबा, आप इस माशरे में कितने अरसे से आला तालीम दे रही हैं? यही कोई 10 साल से। 10 साल से। आला तालीम कहाँ से हासिल किया? एक्सक्यूज मी, भाई इनसे आप इनकी तालीम का ना पूछें। मेरा पूछने का मतलब ये था कि अगर एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लिया जाए कि जो तालीम आप यहाँ दे रही हैं वो वाकई बहुत महंगी है, और ये भी मान लिया जाए कि आप जो फीस लेती हैं वो बिल्कुल जायज़ है, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन चलिए तसव्वुर कर लेते हैं। लेकिन ये येलो डे क्या है, इसको समझाएं। क्यों ज़रूरी है येलो डे? बच्चों पर मनाना लाजिम क्यों करार दे दिया गया और बच्चों के वालिदैन ही क्यों पे करें इसके लिए? ये गैर निसाबी सरगर्मी है जिसमें बच्चों को एंटरटेन होने का मौका मिलता है और बच्चे बहुत एंजॉय भी करते हैं। गैर निसाबी सरगर्मी, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। गैर निसाबी सरगर्मी यानी कि आप जानती हैं और मानती हैं कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और इस गैर निसाबी सरगर्मी के नाम पे आप येलो डे मनाती हैं। लेकिन इसके लिए बच्चों के वालिदैन पेट काट कर आपको पैसे क्यों दें? ये आप बच्चों के लिए खुद कीजिए। जनाब आला, ये एक बेमकसद गुफ्तगू कोई बेमकसद सवाल नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड सवाल है। गैर निसाबी सरगर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गैर निसाबी सरगर्मी होती क्या है इसकी हैयत को समझना होगा आपको। गैर निसाबी सरगर्मी खेल का हिस्सा है। बच्चा जब तक खेलेगा नहीं, ग्राउंड में नहीं आएगा, गैर निसाबी सरगर्मी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका बशरी और फितरी तकाजा है मेरे फाजिल दोस्त, याद रखिएगा। लेकिन ग्राउंड कैसे बनाया जाए? 400 गज के एक बेंगलो में ग्राउंड कैसे बनाया जाए? मुमकिन ही नहीं है। आपने 400 गज का एक प्लॉट लिया, वहां पे एक स्कूल तामीर किया और बच्चों को भर दिया। इस सो कॉल्ड गैर निसाबी सरगर्मी के नाम पे येलो डे, ब्लू डे और रेड डे मनाए जाते हैं और वालिदैन अपना पेट काट काट के पैसे भरते हैं। योर ऑनर, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं मिस सना परवीन के स्कूल की हालिया तस्वीर, ये मुलाजा फरमाइएगा, देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। जनाब आला, मेरे साथी वकील शायद बड़ी और बुलंद इमारतों को आला तालीम का स्टेटस समझते हैं, लेकिन शायद वो ये बात भूल रहे हैं कि आला तालीम टीचर देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं। मैं यहाँ पे मिस सना परवीन के स्कूल की टीचर मिस उरूज अली को बुलाना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। इजाज़त है जी। तो मिस उरूज अली, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने अभी इंटर किया। इंटर किया आपने, और कौन सी क्लास को पढ़ा रही है माशाल्लाह? 8 क्लास। 8 क्लास को पढ़ा रही है। सर ज़रा नोट कीजिएगा। अच्छा, तो अभी ये पिछला महीना जो था जुलाई का था, उससे पीछे जून, तो तनख्वाह मिली होगी। वैसे कितनी तनख्वाह है आपकी? 3000। 3000 मिली जून जुलाई में? नहीं, मैं भी जूनियर हूँ, मुझे अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, जब 3 साल हो जाएंगे तब मिलेगी। अच्छा 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 अच्छा, 3 साल हो जाते तो फिर देते हैं। ज़रा पॉलिसी देखिएगा स्कूल की। पॉलिसी ये है कि एक टीचर हैं, उनको भी 1 साल हुआ है, तो जून जुलाई की तनख्वाह उन्हें नहीं दी जा रही, 3 साल हो जाएंगे तो देंगे। अब ये पॉलिसी नहीं है कि अगर बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसको 3 साल तक फीस ना लें, लेकिन ये खर्चा भी वालिदैन पे डाला गया है। पॉलिसी में कोई रद्द-बदल नहीं है, टीचर्स के लिए है, ये भी इस्तेहसाल है, नोट कीजिएगा। जैसे आप, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहिए। जैसे आप, जून की तनख्वाह जून में ही मिलेगी ना मुझे, जुलाई की तनख्वाह जुलाई में मिलेगी, तो स्कूल की फीस भी जून के महीने की जून में लो, जुलाई के महीने की जुलाई में लो। ये क्या तरीका है कि जनवरी की में जून की तो मिला के 2 महीने की और फरवरी के साथ जुलाई की, तो कैसे दूं? तनख्वाह तो नहीं मिलेगी ना इतनी। माय लॉर्ड, ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये सिर्फ इकबाल साहब की कहानी नहीं है, या मिस सना परवीन के स्कूल की कहानी नहीं है। माशरे में ऐसे बेशुमार इकबाल साहब है जो विक्टिम है, और माशरे में ऐसे बेशुमार स्कूल हैं जो कि दोनों हाथों से लूट रहे हैं। स्कूल में जगह नहीं होती और उससे ज्यादा तादाद में बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है। येलो डे के नाम पे, रेड डे के नाम पे, ब्लू डे के नाम पे पैसे बटोरे जा रहे हैं। ग्राउंड बनाने की इस्तेदाद ही नहीं है, क्योंकि 400 गज के बंगले को स्कूल बना दिया गया है। आप जरा गौर कीजिएगा, स्कूल की इमारत शुरू होती है, गेट के 7 फीट के फासले के बाद क्लासरूम है, यानी कि सिक्योरिटी का कोई निजाम ही नहीं है। जब अदालत ने रिस्ट्रिक्ट किया कि सिक्योरिटी के निजाम को बेहतर बनाइए, सीसीटीवी कैमरेज लगाइए, तो क्या हुआ? वालिदैन को एक लेटर इशू किया गया कि जी फी बच्चा 1500 रुपए भेज दीजिए। यानी कि ये भी अब वालिदैन को करना है, तो फिर ये स्कूल खोले क्यों गए हैं? इनको बंद कर देना चाहिए। और वैसे भी तालीम यहाँ पे सबसे बड़ा कमर्शियल बिजनेस है। दैट्स ऑल योर। जिंदाबाद, दानिश वकार जिंदाबाद, दानिश वकार जिंदाबाद, दानिश वकार जिंदाबाद। आपको केस जीते कैसा लगा है? दानिश वकार जिंदाबाद। दानिश वकार जिंदाबाद।